सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से करे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नया सब्जेक्ट, साइबर फोरेंसिक एनालिसिस। इसका हम वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं यूनिट 1 का। और ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो नया आया हुआ है डेटा साइंस के अंदर। तो आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है मैं काफी इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और परेशानी ना आए। देखो, इस वीडियो के अंदर हम कोई भी पीवाईक्यू नहीं देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, अभी तक इसका कोई पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है। बट मैं आपको इस क्वेश्चन मतलब कि इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा, जो कि 2 नंबर और 7 नंबर के होंगे, जो कि मेरे को लगता है एक्सपेक्टेड है कि इस यूनिट से बन सकते हैं। और इन सब के जो सॉल्यूशन है हम यूनिट के अंदर देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी करे। सबसे पहले समझते हैं कि भाई इसका सिलेबस कैसा है। ठीक है, तो देखो सिलेबस के अंदर है ना, सबसे पहले जो ये मेन टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़ने, साइबर स्पेस क्या होती है, साइबर क्राइम क्या होते हैं, साइबर क्राइम के कितने टाइप्स होते हैं वो भी हम देखेंगे। देन हम देखेंगे कि क्रिमिनल का बिहेवियर क्या होता है, उसका मोटिवेशन क्या होता है जब भी वो कोई साइबर क्राइम कर रहा होता है। ठीक है, फिर कौन कौन से लॉज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंसर्न होते हैं, और कौन कौन से ऐसे इन प्रैक्टिसेस हैं, इनकंसिस्टेंसी हैं जो कि दिक्कत देती हैं साइबर क्राइम को सॉल्व करने में। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ई कैश क्या होता है, प्रीपेड कार्ड क्या होते हैं, पोस्ट पेड कार्ड क्या होते हैं, स्टोर वैल्यू कार्ड क्या होते हैं, मोबाइल पेमेंट्स क्या होती हैं, इंटरनेट पेमेंट्स क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे कि भाई ये जो हमारे साइबर वेपन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उन्हें भी हम देख रहे होंगे। तो काफी अच्छी सी मतलब अच्छा सा सिलेबस है। और है ना, आपके अगर आपके कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल कंपोनेंट अगर 2 कराए हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं यहाँ पर आपको एक बार समझा दूंगा कि की लॉगर क्या होता है, और ईमेल ईमेल फ्रॉड कैसे किया जाता है, और उसे डिटेक्ट कैसे किया जाता है कि जो ईमेल है वो गलत है, वो फिशिंग की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है जो पूरा का पूरा लेक्चर है। और आपको ना मतलब बहुत ऐसी चीजें जानने को मिलेगी जिसको आप जानना चाहते हो। ठीक है, बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है साइबर क्राइम वगैरह की कैसे होते हैं, कैसे साइबर स्पेस होता क्या है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि साइबर स्पेस क्या होता है। तो देखो समझो, अब कोई एक शॉपिंग की एक मार्केट है पूरा। ठीक है, जहां पर आप जाते हो और कुछ चीजें परचेज करते हो, खरीद के लाते हो। ठीक है, वो क्या हो गया, एक मार्केट हो गया जो कि एक फिजिकली एग्जिस्ट करता है, आपको दिखता है वो। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर है। लेकिन साइबर स्पेस क्या होता है, वो वर्चुअल होता है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कि आप कंप्यूटर के अंदर एंटर, मतलब आपने कंप्यूटर से क्या है, इंटरनेट को कनेक्ट किया और आप वेबसाइट्स पे गए, ये जो पूरा इंटरनेट है ये हमारा हो गया साइबर स्पेस। जो भी हमारी वेबसाइट्स हैं वो क्या हो गई, हमारी शॉपिंग शॉपिंग मतलब कि क्या बोलते हैं, एक दुकान हो गई, जो शॉप हो गई जहां से आप चीजें परचेज कर रहे हो। ठीक है, और जो भी आप परचेज कर रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो, वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरा होता है ना, ये होता है हमारा स्पेस, जो कि इंटरनेट और कंप्यूटर कंप्यूटर के बीच में रहता है। ठीक है, सो साइबर स्पेस इज अ वर्चुअल और नॉन फिजिकल स्पेस formed by global network of computers, mobile devices, servers, software and digital communication technologies। इन सबसे मिलाकर बनता है क्या, एक साइबर स्पेस। इट it is where all online communication, digital transaction, file transfer and internet based activities occur। इसी साइबर स्पेस के अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज अगर हो रही होती है, चाहे वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो, चाहे वो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो, या फिर फाइल ट्रांसफर हो, या फिर इंटरनेट बेस्ड कोई भी एक्टिविटी हो। ठीक है, सारी चीजें साइबर स्पेस के अंदर हो गई होंगी, मतलब हो रही होंगी। तो आपको आई होप एक आइडिया लग गया होगा कि साइबर स्पेस होता क्या है। जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को, और जैसे ही आप ब्राउजर के अंदर एंटर करते हो या फिर अपने मोबाइल के अंदर एंटर करते हो, उस पूरे को साइबर स्पेस ही कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर है। अब हम देखते हैं कि साइबर स्पेस के की फीचर्स क्या है, क्यों इतना भाई इतना फेमस है। ठीक है, और क्यों इतना ज्यादा लोग यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि भाई ग्लोबल रीच मिल जाती है, आप एक जगह बैठकर किसी भी कंट्री में कहीं पर भी बात कर सकते हो या फिर चीजें ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आता है रियल टाइम कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं होता कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें डिले हो या फिर कोई दिक्कत आए। आप आज के टाइम पे जो वीडियो कॉल्स हैं या फिर आप गूगल मीट करते हो, वो भी रियल टाइम होती है, आपको इंस्टेंट मैसेज के रिप्लाई मिल रहे होते हैं और आप तुरंत मैसेज कर रहे होते हो। ठीक है, फिर आता है डिजिटल आइडेंटिटी, मतलब कि हर एक इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी होती है वहां पर। ऐसा नहीं होता वो एलन मस्क की तरह घूम रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल आइडेंटिटी क्या होती है, कि आपकी प्रोफाइल होती है, जैसे आपकी जीमेल आईडी हो गई या फिर फेसबुक प्रोफाइल हो गई, वहां पर आपको डिजिटल आइडेंटिटी भी मिलती है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा की फीचर्स।
अब ये साइबर स्पेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अगर साइबर स्पेस ही नहीं होगा, आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगे, वहां पे नहीं होंगे, तो भाई आपके काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या है, एक बैकबोन है डिजिटल वर्ल्ड की। और अगर हम ऑनलाइन में बात करें, बैंकिंग की, एजुकेशन की, कम्युनिकेशन की, मिलिट्री की या फिर कॉमर्स की, तो हर एक चीज की बात करें, चाहे वो ई कॉमर्स हो गया, चाहे वो बैंकिंग हो गया, जो भी ऑनलाइन हो रहा है या फिर आप मतलब पढ़ रहे हो अभी ऑनलाइन, तो ये सारी चीजें कहाँ पर रिले कर रही हैं, कहाँ पर है, साइबर स्पेस के अंदर है। तो इसके लिए साइबर स्पेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर साइबर स्पेस ही नहीं होगा तो हमारा जो आज के टाइम पे इंटरनेट वर्ल्ड है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइबर स्पेस तो है भाई, बट इसके अंदर रिस्क बहुत सारी है। ये आपको भी पता होगा, साइबर स्पेस के अंदर बहुत सारी रिस्क होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि हर कोई इसे यूज कर सकता है और सबके लिए एक्सेसिबल है। ठीक है, तो साइबर स्पेस के अंदर ये एक ऐसी भी प्लेस बन सकती है जहां पर साइबर क्राइम हो सके, जैसे कि हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया या फिर स्कैम हो गया। इन सबको अभी हम आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं। या फिर ये हमारा एक ग्राउंड बन सकता है वर्ल्ड वाइड साइबर वॉरफेयर के लिए। मतलब कि जो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं आजकल, जो वॉर होते हैं, उसमें वॉरफेयर भी होते हैं। मतलब कि डिजिटल अटैक्स किए जाते हैं मिलिट्री की वेबसाइट पे, जहां से इंफॉर्मेशन को चुराया जा सके या फिर कोई अपना प्रोपोगेंडा सेट किया जा सके। ठीक है, या फिर ये हमारा एक जोन बन सकता है वेयर प्राइवेसी एंड डेटा आर एट कांस्टेंट रिस्क। ठीक है, आपका जो पूरा का पूरा डेटा है ऑनलाइन है। ठीक है, अगर वो आपकी आइडेंटिटी मिसयूज हो जाती है या फिर आपकी आइडेंटिटी से कोई और लॉगिन कर लेता है, तो आपका डेटा जो है रिस्क के अंदर जा सकता है। तो ये सारी क्या है, रिस्क होती हैं। और आपको रिस्क तो खुद से भी पता होगा, आप आराम से लिख कर आ सकते हो। ठीक है, और इसी वजह से साइबर फॉरेंसिक एंड साइबर लॉस जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिससे कि जो हमारे इंसान हैं भाई सारे वो, और जो सिस्टम है वो सारे साइबर स्पेस के अंदर प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, तो साइबर फॉरेंसिक और लॉस इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कौन कौन सी ऐसी रिस्क होती हैं। अब साइबर स्पेस के अंदर बहुत सारे टेक्निकल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ है, जैसे कि इंटरनेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इंटरनेट ही नहीं होगा तो आप कैसे कह सकते हो साइबर स्पेस है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही आप कंप्यूटर को अपने इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, वो आपका इंटरनेट मतलब कि साइबर स्पेस बन जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा वेब सर्वर्स या फिर डेटाबेसेस। ठीक है, फिर आता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग आज के टाइम पे एक कंपोनेंट, टेक्निकल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। ठीक है, आपकी जो सारी की सारी चीजें कहाँ पर स्टोर हो रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे स्टोर हो रही है। ठीक है, फिर आता है हमारा ईमेल्स, एप्स, आईओटी डिवाइसेस, जो भी जिनको आप यूज कर रहे हो। ठीक है, या फिर प्रोटोकॉल्स हो गए जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर जिनके बेस पर ये जो सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होंगे सारे के सारे कंपोनेंट्स। और ये ज्यादा कंपोनेंट्स का पता नहीं पूछा जाए या ना पूछा जाए। अगर पूछा जाता है तो आपको सिर्फ कंपोनेंट ही नहीं लिख कर आने, आपको पता है इंटरनेट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, फिर आपको डेटाबेसेस क्या होते हैं वो, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है वो, ये आपको एक्सप्लेन भी कर कर आने हैं। ठीक है, वैसे यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो तो यही बन सकता है कि की फीचर्स एंड रिस्क इन साइबर स्पेस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आई होप आपको साइबर स्पेस जो एक टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा साइबर क्राइम। वैसे ये जो पूरी यूनिट है वो 8 से 9 टॉपिक के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आए हैं, जो कि है साइबर क्राइम। साइबर स्पेस पूरा का पूरा समझ में आ गया, रिस्क समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम क्या, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं उसके। ठीक है, तो देखो, साइबर क्राइम नाम से ही पता चल रहा है, क्राइम क्या होती है, इलीगल एक्टिविटी होती है जो कि कंप्यूटर, नेटवर्क या फिर डिजिटल डिवाइसेस के अंदर हो रही है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। अगर यहाँ पर आइदर एज अ टूल और टारगेट बोथ, मतलब कि एज अ टूल यूज किया जा रहा है उसे, है ना, क्राइम करने के लिए, या फिर उस पर क्राइम हो रहा है। ठीक है, उस मतलब कि जैसे आपका कंप्यूटर है वो एज अ टूल यूज कर भी हो सकता है, या फिर आपके कंप्यूटर का जो डेटा है वो भी लीक हो सकता है। तो दोनों ही क्या होते हैं, क्राइम होते हैं। ठीक है, साइबर क्राइम होते हैं। इट इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम स्टीलिंग डेटा, स्प्रेडिंग मालवेयर्स एंड हैकिंग। ठीक है, टू ऑनलाइन स्कैम एंड अटैक ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो आपका डेटा स्टील हो रहा हो, या फिर आपके सिस्टम के अंदर कोई मालवेयर इंस्टॉल कर दिया हो, या फिर आपका सिस्टम हैक हो गया हो, या फिर कोई ऑनलाइन स्कैम हो, ऑनलाइन गैम्बलिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। वो सारा का सारा साइबर क्राइम होता है। ठीक है, उसको हम अभी अच्छे से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे कि कौन सा क्या होता है। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स की बात करें तो अगर आपका जो कंप्यूटर है और इंटरनेट टू कमिट अ क्राइम, दैट्स अ साइबर क्राइम। ठीक है, मतलब आपका सिस्टम या फिर आपसे, आप जो कंप्यूटर से कनेक्टेड, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, वो अगर क्राइम के लिए यूज हो रहा है ना, कमिट होता है, तो उसे साइबर क्राइम किया जाता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को लगता है पेपर के अंदर आ सकता है। ठीक है, सो देखो, बेसिकली हमारे जो 4 तरीके के
क्राइम होते हैं। एक होता है हमारा क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, मतलब कि किसी सिंगल बंदे पर किया जा रहा है, ठीक है। फिर आता है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी पर किया जा रहा है। क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, या फिर पूरे के पूरे नेशन पे किया जा रहा है, ठीक है। या फिर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, ठीक है, किसी मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल पे किया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात ग्रुप ऑफ पीपल पे किया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, इसके अंदर भी हमारे तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। तो देखो, दीज क्राइम डायरेक्टली हार्म अ पर्सन यूजिंग डिजिटल मीन्स, ठीक है। मतलब कि एक सिंगल पर्सन को ये जो है हार्म कर रहा होगा, ठीक है। या फिर जैसे कि पहला समझते हैं कि साइबर स्टॉकिंग हो गया, ठीक है। कोई स्टॉक कर रहा है किसी को, जैसे कि कोई किसी गर्ल को, किसी को भी ऑनलाइन हरेस कर रहा है, या फिर उसे गलत मैसेजेस भेज रहा है, उसे डीएम में हमेशा मतलब अनवांटेड मैसेजेस आ रहे हैं उसे, ठीक है। या फिर उसका जो पर्सनल डेटा है उसे शेयर किया जा रहा है कहीं पर, तो वो सारी क्या चीजें हैं, साइबर स्टॉकिंग के अंदर आ गई। या फिर साइबर अगेंस्ट, सॉरी यार, क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल के अंदर आ गई, ठीक है। जैसे कि अ स्टॉकर कंटिन्यूअसली मैसेज अ गर्ल ऑन इंस्टाग्राम, ट्रैक हर लोकेशन फ्रॉम पोस्ट एंड थ्रेटन हर, ठीक है। मतलब कि किसी लड़की को परेशान किया जा रहा है ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, तो वो क्या हो गया, एक क्राइम हो गया, साइबर क्राइम। ऐसा अगर भाई ऐसा होता है आपके कहीं पर, तो आप इसकी जो है साइबर क्राइम पे जाके, वेबसाइट पे जाके ऐसे रिपोर्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा साइबर डिफेमिनेशन, ठीक है। डिफेमेशन का जो केस है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा करते हैं, कि जो किसी की रेपुटेशन को बहुत बिगाड़ा जाता है, गलत न्यूज को फैलाकर, तो वो आता है हमारा साइबर डिफेमेशन, ठीक है। क्रिएटिंग फेक न्यूज अबाउट समवन एंड शेयरिंग इट ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स। जैसे कि किसी क्रिकेटर की फेक न्यूज को फैला दिया, ठीक है, तो उसकी क्या है, उसकी जो रेपुटेशन है उसको खराब करने की कोशिश की गई, तो वो हमारा साइबर डिफेमेशन क्राइम के अंदर आ जाता है। फिर आता है हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सबसे ज्यादा होता है, मतलब कि किसी की आईडी को हैक कर लिया गया, है ना, या फिर उसकी सेम टू सेम आईडी बनाकर आ गए, और उसके दोस्तों से या फिर उसकी फैमिली मेंबर से क्या पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये आता है हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर, जिसके अंदर आपकी जो आइडेंटिटी है वो स्टील हो जाती है, वो चोरी हो जाती है, ठीक है। एक बार मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था कि उसकी जो इंस्टाग्राम आईडी थी वो हैक हो गई थी, और फिर वो जो इंस्टाग्राम आईडी से वो क्या कर रहा था, उसके दोस्तों को या फिर मुझे, मतलब मेरे को मैसेज किया था कि मुझे पैसे की जरूरत है अर्जेंटली, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, प्लीज मुझे कुछ सेंड कर दो पैसे। फिर उस मेरे दोस्त ने अपना दूसरी आईडी बनाकर कुछ अपने पर्स, मतलब कि जिस पे उसके बाद नंबर से उसने उस पे बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, आईडी हैक हो गई है, तो सब लोग संभल गए थे, ठीक है। फिर आता है हमारा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम हो, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, आपका डेटा प्रॉपर्टी है, मनी आपकी है, या फिर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इनके अगेंस्ट, इनको अगर एम किया जाता है क्राइम के अंदर, तो वो होता है हमारा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सबसे पहले आता है आपका डेटा, ठीक है। अगर आपका डेटा स्टील हो जाता है, जैसे कि किसी कंपनी का पूरा एक डेटा था, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा था कस्टमर्स का, ठीक है। तो वो अगर जैसे चोरी हो जाता है, तो वो हमारा डेटा थेफ्ट के अंदर आता है, जिसके अंदर हमारा सेंसिटिव डेटा भी हो सकता है। जैसे कि आप समझो किसी हॉस्पिटल का डेटा है, ठीक है, वो पूरा का पूरा चोरी हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारा एक बहुत बड़ा मतलब क्राइम हो गया, ठीक है। या फिर किसी का ट्रेड सीक्रेट चोरी हो गया, जैसे कि हैक करना स्कूल के सिस्टम को और इस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को निकाल लेना, ठीक है। फिर आता है हमारा एटीएम स्कीमिंग, जहां पर यहाँ पर क्या होता है ना, जो एटीएम्स होते हैं वहां पर एक छोटा सा कैमरा लगा दिया जाता है, जहां से कोई भी अगर बंदा जो अपना पासवर्ड और कार्ड नंबर जो भी एंटर करता है, उसे चोरी कर लिया जाता है, ठीक है। और जो हैकर है वो उसे चोरी कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड हो गया। फिर आता है हमारा रैंसम अटैक। रैंसम अटैक क्या होता है कि इसके अंदर आपका जो पूरा का पूरा डेटा है उसे इंक्रिप्टिंग डेटा, पूरा का पूरा डेटा आपको चेंज कर दिया जाता है, और डिमांड किया जाता है पैसों के लिए, ठीक है। अगर आपको वो डेटा को अनलॉक करवाना है तो पैसे दो, ठीक है। जैसे कि किसी कॉलेज सिस्टम का एक हैकर ने जो पूरा का पूरा डेटा है उसे लॉक कर दिया है, और वो 50,000 रुपये डिमांड कर रहा है कि अगर आपको एक्सेस वापस चाहिए तो 50,000 रुपये दे दो, तो वो आता है हमारा रैंसम वेयर अटैक, ठीक है, जहां पर पैसे की डिमांड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्राइम अगेंस्ट, ये दोनों समझ में आ गए होंगे, आई होप आपको क्लियर होगा दोनों, अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड अगेंस्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है हमारा क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, या फिर पूरे के पूरे नेशन पे, ठीक है। सो दीज आर सीरियस ऑफेंसेस टारगेटिंग द कंट्री सेफ्टी सिस्टम एंड रिसोर्सेज। यहाँ पे ज्यादातर जो है टेररिज्म का बात आती है, जहां पर जो पूरा जो आतंकवादी, जैसे कि पाकिस्तान के लोग हो गए, वो लोगों ने जैसे बता रहे थे कि वेबसाइट हैक कर ली थी, ऐसा कुछ किया नहीं था, बट मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि हैक कर लेते हैं, ठीक है। जहां पर क्या होता है कि आपकी
मिलिट्री का जो पूरा सिस्टम है ना उसे हैक किया जाता है, ठीक है। जो आपका मिलिट्री का पूरा सिस्टम है उसे हैक कर लेते हैं, वहां से इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। या फिर आपके जितने भी पूरे नेशन वाइज जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं उन सबको हैक कर दिया जाता है और गलत एडवर्टाइजमेंट को प्ले कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पहला आता है साइबर टेररिज्म, ठीक है। यूजिंग द इंटरनेट टू थ्रेटन और कॉज हार्म टू नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और पब्लिक सेफ्टी, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हैकिंग अ न्यूक्लियर प्लांट्स कंट्रोल सिस्टम टू कॉज एन एक्सप्लोजन, मतलब कि किसी कंट्री का न्यूक्लियर प्लांट को क्या है पूरा हैक कर लिया और उसे कंट्रोल किया और एक्सप्लोजन के लिए उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा साइबर वॉरफेयर। यहाँ पर क्या होता है, डिजिटल अटैक्स होते हैं दो या दो से ज्यादा नेशन के बीच में, जहां पर क्या होता है डिडॉट डिडॉस अटैक किया जाता है या फिर मालवेयर भेज दिए जाते हैं, ठीक है। जहां से क्या होता है कि सिस्टम भी खराब हो सकते हैं, वेबसाइट पे बहुत सारा बॉट्स भेज दिए जाते हैं जिससे कि वेबसाइट डाउन हो जाती है, लोगों को दिक्कत होती है। जैसे कि नेशन ए ने क्या किया, लॉन्च कर दिया मालवेयर अटैक टू द नेशन बी मिलिट्री सर्वर्स, तो क्या होगा वहां के मिलिट्री सर्वर्स वगैरह स्लो हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट और नेशन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, ठीक है। मतलब कि पूरी की पूरी एक मोटिवेशन को डाउन किया जाए या फिर उनकी मोरल वैल्यूज को डाउन किया जाए। जैसे कि आज के टाइम पे जो इंटरनेट गैम्बलिंग होती है, ठीक है, जो कि हमारा आजकल छोटे छोटे बच्चे लगे पड़े हैं कलर ट्रेडिंग वगैरह में, जहाँ पे वो भाई खेलते रहते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि वहां से पैसा आ जाएगा, या फिर जो आजकल प्रमोट कर रहे हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग, क्या है वो सब, जो क्रिकेट फैंटेसी एप्स वगैरह होते हैं वो गैम्बलिंग ही है, ठीक है। वो कुछ भी कहो तुम, ठीक है। फिर वो सब क्या है कि ये पूरी मोराल्स को या फिर जो पूरी सोसाइटी की जो पीस है उसको डाउन किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर। सो रनिंग और प्रमोटिंग अनऑथोराइज्ड बैटिंग गैम्बलिंग वेबसाइट्स, जैसे कि क्रिकेट बैटिंग एप्स ड्यूरिंग आईपीएल विदाउट लाइसेंसेस, ठीक है। मतलब जिनके पास वैसे तो लाइसेंस ले लेते हैं वो लोग पैसे खिलाकर, बट अगर लाइसेंस नहीं है फिर भी उसे प्रमोट किया जा रहा है तो वो हमारा ऑनलाइन गैम्बलिंग एक क्राइम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फिशिंग एंड स्कैमिंग, ठीक है। सो फिशिंग एंड स्कैमिंग में क्या होता है, यहाँ पर जो पीपल्स होते हैं उनको गलत मैसेज भेजे जाते हैं, उनके जो ओटीपी या फिर पासवर्ड है उनको मतलब क्या बोलते हैं चोरी करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आपको डायरेक्ट मैसेज आ गया कि आपका जो केवाईसी है वो एक्सपायर हो गया, उसे मतलब एक ये इस लिंक पे जाकर उसे केवाईसी इसको अपडेट कर लो या फिर फिर से कर लो, ठीक है, रिन्यू कर लो। तो आप वहां पे जाते हो, अपने पासवर्ड और जो अपना ओटीपी है वो एंटर करते हो, और आपका जो ओटीपी है वो क्या होता है वो हैकर चोरी कर लेता है, ठीक है। तो आपका जो पूरा का पूरा जो भी आपके पैसे थे वो गायब हो सकते हैं आपके बैंक में से, आपका जो बैंक अकाउंट है उसका कंट्रोल आपके हाथ से जा सकता है। तो ये सारे होते हैं क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, जहां पर क्या किया जाता है पूरे की पूरी सोसाइटी के मोरल वैल्यूज और सोशल पीस को डाउन किया जाता है, डैमेज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि चारों के चारों होते क्या है, ठीक है। चारों के चारों मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिए। अब हम बात इसमें से, मतलब ये नहीं है बिल्कुल करेक्ट यही लिख कर आना है, मतलब कि जैसे आपको इन तीनों के तीनों ही लिख कर आने बी के अंदर, आपको अगर दो याद रहे एक याद रहा तो वो भी आप लिख कर आ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि आप अगर कहीं पर लिख रहे हो तो आप इन्हें और अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सको, जैसे कि आप रैंसम वेयर की जगह ये लिख कर आ सको, ठीक है। मतलब कि एक्सप्लेन ब्रैकेट के अंदर लिख कर आ सको, जिससे कि एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, टीचर के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फिशिंग की। फिशिंग में क्या होता है कि एक बंदे को फंसाया जाता है, ठीक है। मतलब कि फेक ईमेल्स या फिर वेबसाइट से क्या होता है आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हैकिंग। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो सिस्टम का एक्सेस है वो अनऑथोराइज यूजर ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रैंसमवेयर। यहाँ पर क्या होता है आपका जो डेटा है वो लॉक कर दिया जाता है कुछ पैसों के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, उसे हम रैंसम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पूफिंग। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मतलब कोई बंदा क्या करेगा, आपको एज अ समवन एल्स की तरह प्रिटेंड करेगा और आपको लगेगा कि वो दूसरा बंदा है, और फिर आप वहां पे पैसे भेज दोगे या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दोगे तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है हमारा मालवेयर। यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जिसके अंदर वायरसेस होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम के अंदर लॉगिन कर दिया जाता है जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो मतलब हैक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये की लॉगर होता है ना, ये हम अभी पढ़ेंगे। की लॉगर से क्या होता है कि अभी बता देता हूँ जल्दी से। की लॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर लेते हो। फिर क्या होता है आप जो भी की प्रेस कर रहे होते हैं वहां पर वो जो कीज हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं, और हैकर उनका जो देख लेता है कि आपने कौन कौन सी कीज को प्रेस किया है, वहां से वो पासवर्ड आपका निकाल लेता है, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि क्या बोलते हैं उसे मालवेयर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे टर्म्स, और आप इनको समझा कर भी आ सकते हो। और ये जो सारे टर्म्स है ना ये आपके इस सब्जेक्ट के अंदर दो दो नंबर के अंदर भी क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं कि ऐसा जगह डिफाइन फिशिंग फिशिंग क्या होता है, तो आप एग्जांपल के साथ उसे समझा कर आ सकते हो। अब आते हैं हमारे लॉज टू प्रिवेंट
साइबर क्राइम इन इंडिया तो कुछ लॉज हैं हमारे, जैसे कि आईटी एक्ट 2000, ठीक है, आईपीसी सेक्शन, ये कुछ सेक्शन है जो अगर कोई चीटिंग करता है तो आपके लग सकती है ना। साइबर पुलिस सेल इन एवरी स्टेट एंड सीईआरटी इन साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, यहाँ पर तुरंत आप जाकर रिपोर्ट करो, या फिर एक नंबर होता है जो कि आपको आता रहता है कि अगर ऐसा हो तो आप कॉल कर लो उसे। वैसे कुछ होता नहीं, सच बताऊं, हमारे यहाँ हुआ था ऐसे साइबर क्राइम, मेरे यहाँ ही घर पर ऐसे गलत कॉल आ गया था कि आपका लड़का जो है जेल के अंदर बंद हो गया है, अगर आपको छुड़वाना है तो इतने पैसे दो। और आते रहते हैं ना आजकल, क्या होता है व्हाट्सएप पे एक पुलिस वाला अपनी फोटो लगा लेता है, ठीक है, और फिर ऐसे कॉल करता है। तो हमने फिर रिपोर्ट करने की कोशिश की, बट ऐसे कोई रिस्पॉन्स पता नहीं क्यों नहीं आया, ठीक है। फिर मैंने ज्यादा उस पर ध्यान भी नहीं दिया था। अब हमारे कुछ लॉज हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं साइबर क्राइम को इन इंडिया, जैसे कि यहाँ पर ये जो चारों हैं आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इनको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप अलग से कोई वीडियो देख लेना, या फिर इनको आप और सर्च करके पढ़ सकते हो। ये कुछ लॉज होते हैं, ठीक है। और अभी हम समझेंगे आगे कि जुरिडिक्शन के अंदर, जिसके अंदर हम अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं, उसे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिमिनल बिहेवियर इन साइबर क्राइम। उसके पीछे मोटिवेशन क्या होता है जो भी क्रिमिनल होता है, ठीक है। तो देखो, क्रिमिनल बिहेवियर इन साइबर क्राइम रिफर टू द माइंडसेट, मोटिवेशन एंड मेथड यूज्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप टू कमिट क्राइम यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड साइबर स्पेस। ऐसा वो करते क्यों है, उनका माइंडसेट क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी मेथड्स हैं उसे यूज करते हैं, और उसके पीछे मोटिवेशन होता है क्या होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ और वो भाई आपसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है, ठीक है, और कोई होता है कि पैसे के लिए कर रहा है। तो ऐसे कुछ मोटिवेशन होते हैं, ठीक है। तो अनलाइक ट्रेडिशनल क्रिमिनल, साइबर क्राइम ऑफ्टन ऑपरेट इनविजिबली across borders and are sometimes highly skilled or even part of organized network, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि जो चोरी वोरी होती रहती है जो ट्रेडिशनल वे चलता आ रहा है, ऐसा नहीं होता। वो लोग भाई इनविजिबली ऑपरेट करते हैं और अलग अलग अक्रॉस बॉर्डर दूर दूर बैठे होते हैं, वहां से चीजें कर रहे होते हैं। अब हमारी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है साइबर क्रिमिनल की। सबसे पहले तो अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखते हैं, या फिर वो वीपीएन का यूज कर सकते हैं, या फिर अपनी प्रोफाइल्स को फेक बना सकते हैं, या फिर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का मेथड का यूज कर सकते हैं, जहां पर आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल भी शो नहीं होती और कुछ पैटर्न्स के पीछे छुपी होती है, ठीक है। और ग्लोबल प्रेजेंस होती है, अटैक जिस पर हो रहा है वो अलग कंट्री में हो सकता है, और जो अटैक कर रहा है वो अलग कंट्री में भी हो सकता है। यहाँ पर कोई भी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है। कुछ लोग जो, कुछ क्रिमिनल्स तो भाई ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं होते, कुछ लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, जहां पर पूरा का पूरा हैकिंग ग्रुप होता है, या फिर साइबर माफिया होता है जो कि एक स्कैम को चला रहा होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा गोल ड्रिवन। यहाँ पर जो मोटिवेशन होता है वो ऐसा भी हो सकता है वो मनी के लिए हो, या फिर रिवेंज के लिए हो, या फिर पॉलिटिकल पॉलिटिक्स हो, या फिर क्यूरियोसिटी के लिए हो। मतलब कि कोई बंदा चाहता है कि मैं ऐसा करने की कोशिश करके देखता हूँ, ऐसा उसका कोई पीछे ऐसा माइंडसेट नहीं होता कि उसे ऐसे गलत करना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो बस पैसे के लिए करते हैं कि बस कैसे भी करके उसका एक्सेस ले लूं, फिर मैं पे कुछ पैसे डिमांड कर लूंगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हमारे जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो ऑन द बेस ऑफ बिहेवियर कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं हमारे स्क्रिप्ट किडर्स, ठीक है। स्क्रिप्ट किडर्स क्या होते हैं, हमारे कुछ रेडीमेड टूल्स का यूज करते हैं जहां पर उनको पूरी की पूरी उसकी नॉलेज नहीं होती, जस्ट वो उस टूल का यूज करते हैं और किसी की प्रॉपर्टी को हैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जहां पर हमारे बहुत सारे फ्री टूल्स मिल जाते हैं जिनका वो यूज करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट क्या करते हैं, वो हैक करते हैं सिस्टम को टू प्रमोट पॉलिटिकल और सोशल एजेंडा, ठीक है। मतलब कि किसी गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक कर लिया, ठीक है, और वहां पर कोई अलग मैसेज शो कर दिया जहां पर उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट शो कर दिया, या फिर कोई अपना एजेंडा शो कर दिया, ठीक है। फिर आते हैं हमारे साइबर टेररिस्ट, ठीक है, जो कि हमारे आतंकवादी होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, नेशनल सिस्टम पे अटैक करते हैं और क्रिएट करते हैं पैनिक को या फिर फियर को, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एयरपोर्ट सिस्टम को पूरे के पूरे को हैक कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल मोटिवेशन, मतलब कि फाइनेंशियली मोटिवेटेड, उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। फिर आते हैं हमारे रिवेंज हैकर, किसी इंडिविजुअल या फिर कंपनी से किसी की कोई दुश्मनी है, तो वो क्या करता है उसे मतलब हैक करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जैसे कि एक कोई एक्स एम्प्लॉय है, किसी कंपनी ने किसी के साथ भाई गलत किया होगा और उसे निकाल दिया होगा, तो वो क्या करता है कंपनी के सिस्टम को हैक कर लेता है, वहां की सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे इनसाइडर्स, मतलब कि उसी कंपनी के अंदर उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वहां के डेटा को क्या करते हैं, लीक कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी एक हमारे क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल ही कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे क्रिमिनल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, ठीक है। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट मोटिवेशन बिहाइंड साइबर क्राइम। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ
पैसे के लिए हो सकता है, रिवेंज के लिए हो सकता है, क्यूरियोसिटी के लिए हो सकता है, आइडियोलॉजी बिलीफ के लिए पीछे हो सकता है, या फिर टेररिज्म हो सकता है। ये सारी चीजों को मैं आपको बार बार क्या बताऊं, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से जैसे आइडियोलॉजी में क्या होता है कि किसी रिलीजियस मैसेज को अगर किसी को प्रमोट करना है, या फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नीचा दिखाना चाहती है या फिर उसे डाउन करना चाहती है, तो उसे हैक कर लेती है उसकी वेबसाइट को क्यूरियोसिटी के लिए, या फिर मतलब कि कोई बंदा एक्सप्लोर कर रहा है सिस्टम को, उसे नहीं पता है, वो किसी को हार्म करना नहीं चाहता, फिर भी वो एक्सप्लोर करते करते किसी के सिस्टम को हैक कर लेता है, जैसे कि कोई कॉलेज स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूट के सर्वर को हैक कर लेता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे, तो इजी है। ठीक है, अब आप लिख कर आ सकते हो, चाहे मोटिवेशन आए या फिर की कैरेक्टरिस्टिक्स आए, थोड़े थोड़े से सेम है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ टॉपिक, जो कि हमारा जुरिडिक्शनल कॉन्सर्न इन साइबर क्राइम। अब जुरिडिक्शन क्या होता है और साइबर क्राइम क्या होता है, दोनों को अच्छे से समझाऊंगा। कंसर्न क्या होता है वो भी मतलब कि पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, जुरिडिक्शन का मतलब होता है लीगल अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, कोर्ट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम। मतलब कि लीगल अथॉरिटी क्या है कंट्री की, कि जो अगर साइबर क्राइम हो रहा है तो उसके पीछे कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा उस क्राइम को, कब उसे अरेस्ट किया जाएगा, कब उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा क्रिमिनल को, और कब उस पे लॉ लगाया जाएगा, और कैसे जस्टिस जिस पर भी दिक्कत हो, जिससे भी पर्सन को दिक्कत हुई है उसे कैसे जस्टिस डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, उस सारे चीजों को क्या कहते हैं, जुरिडिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जुरिडिक्शन क्या होता है। अब इन साइबर क्राइम जुरिडिक्शन गेट्स कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज, अब देखो हमारी कंट्री के अंदर जो साइबर क्राइम है उसके उसके पीछे क्या है, अलग चीजें हो रही हैं। ठीक है, दूसरी कंट्री के पीछे अगर कोई साइबर क्राइम है तो उसके पीछे अलग मोटिवेशन है, अलग रूल्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है कंट्रीज के जो लॉस है ना वो अलग अलग होते हैं साइबर क्राइम के अंदर। अब जैसे कि जो फिजिकल चोरी वगैरह होती है वहां पर क्या होता है, जो बंदा होता है वो सेम ही कंट्री का होता है, या फिर कोई भी मतलब बड़ा से बड़ा केस होता है उसके अंदर क्या होता है, बंदा सेम ही कंट्री का होता है। लेकिन यहाँ पर साइबर क्राइम के अंदर क्या होता है कि किसी बंदा जो क्राइम कर रहा है वो अलग कंट्री का है, जहां पर जिस पे क्राइम हो रहा है वो अलग कंट्री का है। तो जो मतलब जो लॉज एंड जो ये हमारे जुरिडिक्शन होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां के लॉज अलग हैं, यहाँ के लॉज अलग हैं। तो जब वहां के क्रिमिनल को अरेस्ट करना है तो वहां के गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, तो इसकी वजह से बहुत डिले हो जाता है। एक साइबर क्राइम के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा या फिर तीन भी कंट्री जो है इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक हैकर है जो कि रशिया में है, और वो फिशिंग ईमेल सेंड करता है इंडिया के अंदर। ठीक है, उसने क्या किया, गलत मेल्स को इंडिया के अंदर से मतलब भेजा। ठीक है, भेज दिया। अब जो पर्सन है इंडिया के अंदर वो क्लिक करता है उस लिंक पर, और उसके जो 5 लाख रुपए हैं वो उसकी बैंक अकाउंट से चोरी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब चले जाते हैं। ठीक है, और वो पैसे कहाँ जाते हैं, बट द हैकर्स डिवाइस इज लोकेटेड इन रशिया। ठीक है, बट द स्टोलन मनी ट्रांसफर टू यूरोपियन बैंक। मतलब क्या होता है कि किसी बंदे ने रशिया से मेल को भेजा, इंडिया के बंदे ने उस पर क्लिक किया और उसके पैसे कटे, और वो पैसे कहाँ गए, यूरोप की कंट्री या किसी यूरोप की बैंक के अंदर गए। तो यहाँ पर रशिया के अंदर हैकर है, बट पैसे यूरोप के अंदर गए हैं, और बंदा इंडिया का फंस गया। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कंट्री आ गई। तो यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर जो पुलिस है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, और कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी। इंडिया की जो पुलिस है वो जुरिडिक्शन ओवर द विक्टिम बैंक एंड कंप्लेंट करेगी। ठीक है, बट दे कांट अरेस्ट द रशियन हैकर डायरेक्टली। उसे वहां पर क्या करना पड़ेगा, रशिया की अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल मना कर दे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरा का पूरा, कि कितनी दिक्कतें होती हैं साइबर क्राइम को सुलझाने के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जुरिडिक्शन के टाइप्स की। ठीक है, तो जुरिडिक्शन साइबर क्राइम के अंदर चार तरीके का होता है। एक तो होता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि अथॉरिटी जो है वो किसी जियोग्राफिकल एरिया के बॉर्डर्स के अंदर ही जो है काम कर सकती है, अरेस्ट वगैरह कर सकती है। जैसे कि कोई बंदा, अगर अथॉरिटी विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि इंडियन पुलिस जो है वो सिर्फ इंडियन बॉर्डर्स के अंदर ही रहकर काम कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई बाहर क्राइम होगा तो वो इसे इंडियन पुलिस देखेगी। ठीक है, उसे इंडियन पुलिस नहीं देखेगी। तो ये हो गया हमारा क्या, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल ज्यूरिडिक्शन। अब यहाँ पर बात होती है कि कौन सी गवर्नमेंट किस बंदे को अरेस्ट कर सकती है, या फिर उसके साथ क्या बोलते हैं, उसे इन्वॉल्व कर सकती है केस के अंदर। जैसे कि कोई बंदा मुंबई के अंदर है, ठीक है, और उसने दिल्ली के अंदर किसी बंदे को परेशान किया या फिर वहां पर अटैक किया। ठीक है, साइबर अटैक किया। तो यहाँ पर जो है दिल्ली की पुलिस मुंबई के पर्सन को कॉल कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी के अंदर है, इंडियन बॉर्डर्स के अंदर है। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा ओवर इंडिविजुअल काम करती है, ये हमारी ज्योग्राफिकल हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल ये हमारी इंडिविजुअल हो गई। नेक्स्ट आती है हमारी सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन, कि इसमें क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं साइबर के अंदर भी। साइबर के अंदर भी बहुत सारे केसेस होते हैं अलग अलग। एक तो वुमेन हरेसमेंट हो गया, या फिर किसी के पैसे मनी के रिलेटेड हो गया, ठीक है, या फिर चाइल्ड अब्यूज हो गया। तो ये अलग अलग के अलग अलग जो है डिपार्टमेंट होते हैं इनके, ठीक है। तो वुमेन के अगर रिलेटेड है तो उसे वो डिपार्टमेंट देख रहा होगा, चाइल्ड के रिलेटेड है तो वो डिपार्टमेंट देख रहा होगा, या फिर किसी का पैसे स्टोल हुए हैं तो उस डिपार्टमेंट देख रहा होगा। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो कि ऑथोरिटी स्पेसिफिक काइंड ऑफ लॉ को क्या करती है, सॉल्व करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल ज्यूरिडिक्शन। यहाँ पर जो सारे हैं ना, ये अलग किसी एक पे काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल में क्या होता है, सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब कि कुछ हमारे ऐसे यूनिवर्सल क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम्स हैं, जो कि हर एक बंदा, मतलब हर एक अथॉरिटी उसे सॉल्व कर सकती है, ठीक है। जैसे कि टेररिज्म है या फिर चाइल्ड अब्यूज है, वो हर जगह मतलब होता है, ठीक है। तो वहां पर आप चाहे कहीं के भी हो, आपको हेल्प मिल जाएगी वहां पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे चारों के चारों, और चारों आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे ज्यूरिडिक्शन इश्यूज क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि ग्लोबल नेचर है क्राइम का। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग कंट्री से हो सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो है डिफरेंट डिफरेंट लॉस होते हैं, तो ये हमारा एक हो गया चैलेंज। दूसरा होता है डिफरेंट साइबर लॉस, जो मैंने आपको बता दिया। टाइम डिले बहुत होता है। नो ट्रेटी, अगर कि दो कंट्री के अंदर बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। डेटा प्राइवेसी लॉस, ठीक है, कंट्रीज जो है वो डेटा को शेयर करने से कभी कभी रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। एनोमिनिटी ऑफ क्रिमिनल की एनोमसली काम होता है, वहां पे क्या होता है, आइडेंटिटीज को हाइड किया जाता है, तो पता नहीं चलता असली क्रिमिनल कौन है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ चैलेंजेस होते हैं, इन्हें आप अपने आप भी बनाकर लेकर आ सकते हो, ठीक है। अब इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या क्या किए गए हैं कि ज्यूरिडिक्शनल इश्यूज ना आए, ठीक है। कुछ हमारे हैं, जैसे कि कुछ कंट्रीज आपस में क्या करती हैं, कुछ बॉन्ड साइन कर लेती हैं। अगर आपकी कंट्री के अंदर ऐसा क्राइम होता है हमारी कंट्री से, तो आप ऐसे एक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दो कंट्री आपस में एक ट्रेटी साइन कर लेती हैं कि अगर आपस में हमारे कुछ होता है ऐसी दिक्कत, साइबर क्राइम वगैरह, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो ये हमारे कुछ ऐसे इंटरनेशनल एफर्ट्स थे जो कि जुडिक्शनल इश्यूज के हैंडल करने के लिए लिए गए थे। सबसे पहले था बुदापेस्ट कन्वेंशन ऑफ साइबर क्राइम। यहाँ पर क्या था, ये बहुत बड़ी एक ट्रेटी थी जो कि साइबर क्राइम के पीछे ली गई थी, सबसे पहली इंटरनेशनल ट्रेटी थी। यहाँ पे क्या था, 68 कंट्रीज ने, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 60 प्लस कंट्रीज ने साइन किया था इसे, जिसके अंदर अभी इंडिया इसका मेंबर नहीं है अभी तक। इसके अंदर यूएसए है और जापान भी है, ठीक है, और आप देख लेना, ठीक है। इसके अंदर 68 कंट्रीज हैं जो कि इसे साइन किया हुआ है। अगर उनके बीच में अगर कोई भी साइबर क्राइम वगैरह होता है तो वो अच्छे से कॉपरेट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा एमलेट। यहाँ पर क्या होता है, जो दो कंट्री होती है या फिर दो, हाँ, वो क्या करती हैं, आपस में ट्रीटी साइन करती हैं, जिससे कि अगर कोई भी आपस में कोई दिक्कत होती है तो वो लोग अच्छे से लीगल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं दूसरी कंट्री के लिए, और कॉपरेट भी करते हैं। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यूज करती है इसे, यूज बाय इंडियन गवर्नमेंट टू रिक्वेस्ट डेटा और अरेस्ट क्रिमिनल अब्रॉड, ठीक है, अगर बाहर कुछ करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरपोल साइबर क्राइम सेंटर। एक हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर अगर कहीं पर भी कोई ग्लोबली क्राइम होता है तो वहां पर जाके रजिस्टर करो, वो आपकी हेल्प करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स थे जो कि लिए गए थे ज्यूरिडिक्शन इश्यूज को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होंगे अच्छे से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा ज्यूरिडिक्शनल इनकंसिस्टेंसी। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या है, ठीक है, ज्यूरिडिक्शनल में दिक्कतें क्या क्या है। इसका नाम क्या है, प्रुडेंशनल, ज्यूरी प्रुडेंशनल, ठीक है, ज्यूरी प्रुडेंशनल, इसे समझते हैं। ज्यूरी ज्यूरिडिक्शनल क्या हो गया, एक हमारा लीगल पावर हो गई किसी भी साइबर क्राइम के पीछे। कौन कौन सी हमारे पास लीगल पावर्स हैं जिसे हम ले सकते हैं। ज्यूरी प्रुडेंशन का मतलब है कि इसका मतलब है फिलोसफी ऑफ लॉ। सिंपल टर्म्स की बात करें तो लीगल थिंकिंग और लीगल प्रिंसिपल यूज टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई लॉस। मतलब कि देखो, किसी एक हमारी इंडिया के अंदर अगर वुमेन वुमेन हरेसमेंट होता है तो उसे बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी और कंट्री के अंदर अगर वुमेन हरेसमेंट होता है तो उसे शायद छोटा क्राइम माना जा सके, ठीक है। या फिर हमारे इंडिया के अंदर अगर पैसे, किसी के पैसे चोरी होते हैं तो उसे छोटा क्राइम माना जा सकता है, किसी कंट्री के अंदर बहुत बड़ा क्राइम माना जा सकता है। तो ये हमारे क्या है, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। तो इनके बीच में भी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है कि आपकी कंट्री के अंदर तो इसे बहुत बड़ा क्राइम माना जा रहा है, इस पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा, लेकिन दूसरी कंट्री के अंदर इसे कुछ बड़ा क्राइम नहीं माना जा रहा, इस पे आराम से एक्शन लिया जाएगा। तो इसके बीच में भी इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। तो इनकंसिस्टेंसी मींस लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी और डिफरेंसेस, ठीक है, आपस में कंट्रीज के। सो
Jurisprudential inconsistency refer to differences in legal principle and interpretation of cyber laws between countries, which create confusion when dealing with international cyber crimes. ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के अगर साइबर क्राइम्स होते हैं, एक साइबर क्राइम है जिसके अंदर अलग अलग कंट्रीज के लोग इन्वॉल्व हैं, तो दिक्कत तो होती है, ठीक है, बहुत सारी। तो यहाँ पर हम क्यों ऐसा होता है साइबर क्राइम के अंदर वो देख लेते हैं, ठीक है। और मैं इसे एक एग्जाम्पल भी शायद है क्या, नहीं नहीं है इसके अंदर, शायद समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो, साइबर क्राइम अक्रॉस बॉर्डर इजीली, ये हमें पता है, ठीक है। अ क्रिमिनल सिटिंग इन वन कंट्री एंड अटैक अ पर्सन और सिस्टम इन अनदर कंट्री, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम, हमारे लिए अलग है, दूसरी कंट्री के लिए अलग है। पनिशमेंट डिफर फ्रॉम वन नेशन टू अनदर, हमारे ऐसा हो सकता है कि वुमेन हरेसमेंट के अंदर 1 साल की जेल हो, कहीं और 5 साल की जेल हो, ठीक है। सम कंट्रीज में कंसिडर एन एक्ट इलीगल, अदर कंट्री में कंसिडर इट लीगल, ठीक है। जैसे कि आतंकवाद इंडिया के अंदर भाई इलीगल है, बट कुछ कंट्रीज के अंदर लीगल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एथिकल जो हैकिंग, एथिकल जो मतलब थिंकिंग होती है, एथिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बेस पर है, ठीक है, सारी चीजें। और जो जैसे स्पेशली इन केसेस ऑफ एथिकल हैकिंग एंड टॉरेंट डाउनलोड और डेटा स्क्रैपिंग, इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर इन्हें अलग अलग चीजें मानी जाती है, ठीक है। जैसे कि एथिकल हैकिंग जो है, यूएस के अंदर ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो कि करते हैं, बट इंडिया के अंदर वो नहीं है, ठीक है। अगर आप परमिशन लेके करते हो देन आप कर सकते हो, ठीक है। देयर इज नो यूनिवर्सल साइबर लॉ, दिस कॉज जुरिडिक्शनल प्रॉब्लम एंड डिलेस इन जस्टिस। अगर एक मतलब यूनिवर्सल लॉ बना दिया जाता है ना साइबर लॉ के लिए, साइबर लॉ के लिए एक यूनिवर्सल कुछ ला दिया जाता है, तो दिक्कत नहीं होगी। बट हर कंट्री के अंदर अलग अलग माना जाता है, तो भाई दिक्कत तो होगी, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, जो कि हमारा फाइनेंशियल फ्रॉड इन साइबर क्राइम, कैसे कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं। तो देखो, फाइनेंशियल फ्रॉड का मतलब यही है कि इलीगल एक्टिविटी वेयर साइबर क्रिमिनल क्या करता है, आपकी जो पैसे हैं या फिर जो आपका एक्सेस है बैंक के अंदर, उसे क्या कर देता है, ले लेता है, ठीक है। और यूजिंग डिजिटल मेथड सच एज मोबाइल एप्स, फिशिंग लिंक्स, स्पूफिंग और मालवेयर, इन सब का मतलब आपको समझा दिया है। इन सब का मेथड्स का वो यूज करता है, और आपका जो डिजिटल जो आपके पैसे हैं या फिर जो आपके मतलब बैंक है, उनका एक्सेस ले लेता है, ठीक है। तो एक एक करके आप समझेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है। सबसे पहले है ई कैश सिक्योरिटी, ठीक है। ई कैश क्या होता है, तो देखो, ई कैश का मतलब पता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कैश, जिसका मतलब होता है डिजिटल मनी यूज्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स, चाहे वो यूपीआई एप्स हो या फिर मोबाइल वॉलेट्स हो या फिर क्रिप्टो वॉलेट्स हो, ये सब क्या है, हमारे ई कैश है, ठीक है। इनकी सिक्योरिटी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे सिक्योर हो सकते हैं, या तो आप इनक्रिप्शन मेथड का यूज कर लो, जहां पर जो आपके ट्रांजेक्शन हैं वो बिल्कुल सिक्योर रहेंगे और बिल्कुल भी आपका डेटा लीक नहीं होगा। या तो आप टोकनाइजेशन का यूज कर सकते हो, इसे सबसे ज्यादा क्रिप्टो के अंदर यूज किया जाता है, कि आपके जो कार्ड नंबर है या फिर अकाउंट नंबर है, उसे एक टेम्परेरी टोकन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसे कुछ टाइम के बाद चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो स्टोल हो जाए, ठीक है। फिर आता है ओटीपी वेरिफिकेशन, की जब भी आप पेमेंट कर रहे हो, वहां पर आपके पास एक ओटीपी आए, देन पेमेंट आगे प्रोसीड हो। देन आता है जियो लॉकिंग, मतलब कि ब्लॉक कर दो कुछ ट्रांजेक्शन को अगर अननोन नंबर से या फिर सस्पिशियस लोकेशन से, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे आप ई कैश को अपने को सिक्योर कर सकते हो। अब कैसे कैसे आपका जो ई कैश है वो चोरी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले स्पूफिंग, मतलब कि यहाँ पर फेक एप्स जैसे कि पेटीएम की तरह या फिर जीपे की तरह बिल्कुल दिखने वाला एक ऐप आ जाए, और वो आपके जो आपकी जो क्रेडेंशियल है उसे स्टील कर ले, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मालवेयर, कुछ ऐसे मालवेयर्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, और आपकी जो आप जो भी पैसे आप जो भी काम कर रहे हो वो रिकॉर्ड होकर हैकर के पास इंफॉर्मेशन जारी होती है। आप जैसे ही पासवर्ड एंटर करते हो, हैकर को पता चल जाता है, ठीक है। फिर आता है फिशिंग, जहां पर क्या होता है, आप फेक लिंक्स या फिर अपनी अलग अलग मतलब ऐसे होते हैं ना, जहां पर फेक लिंक्स आते हैं, आप उसे क्लिक करते हो, वहां पर आपकी कुछ बैंक डिटेल्स वगैरह मांगते हैं, और वो आपकी डिटेल्स सारी की सारी क्या हो जाती हैं, लीक हो जाती है, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग, यहाँ पर क्या होता है, स्कैमर क्या करते हैं, आपको कॉल करते हैं, ये ऐसा हो चुका है हमारे यहाँ, कि भाई कॉल आता है और वो बोलते हैं कि आपका लड़का फंस चुका है इधर उधर, आप पैसे डाल दो तो आप बच जाएगा, ठीक है। और हमारे कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ था ऐसा, ठीक है। तो ये तो आजकल बहुत चला था, और आजकल आपने सुना होगा कि जब आप कॉल किसी को करते हो, तो अमिताभ जी बोलते हैं कि आप उनसे बच के रहिए, अगर कोई भी मतलब कोर्ट वकील वगैरह बनकर बात करते हैं, या फिर फेक इंस्पेक्टर बन के बात करते हैं, जो आपको बताते हैं कि ऐसा ऐसा केस हो चुका है, आपको अगर पैसे पैसे दे दोगे तो आप बच जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रीपेड एंड स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स। ये क्या होते हैं, प्रीपेड कार्ड्स तो वो होते हैं जिसके अंदर लाइक अ पर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप पैसे अपने ऐड करते हो और फिर आप उसे खर्च करते हो, जैसे कि
A prepaid card is like a purse in which you first added money and then spend। ठीक है, जैसे कि आपका पेटीएम वॉलेट होता है जिसके अंदर आप कुछ पैसे ऐड करते हो और फिर आप उसे खर्च कर सकते हो। ठीक है, यू कैन रिलोड, आप इसे रिलोड कर सकते हो। और जैसे कि आपको बार बार पैसे, जब भी आपको उस पैसे चाहिए तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, और आप उसे यूज कर सकते हो ऑनलाइन के लिए भी और ऑफलाइन शॉपिंग के लिए भी। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रीपेड कार्ड। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्टोर्ड वैल्यू कार्ड। स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स हमारे कुछ लिमिटेड पैसे के लिए होते हैं, जैसे कि हमारा दिल्ली मेट्रो का कार्ड होता है, जो कि कुछ पैसों के लिए वो भरा जाता है और फिर आप उसे यूज करते हो। देन आप उसे चाहो तो मतलब कुछ होते हैं जो कि आप उसे रिलोड कर सकते हो और कुछ होते हैं आप उसे नया ही लेना पड़ेगा, रिलोड नहीं कर सकते। ठीक है, दिस कार्ड कम्स विथ फिक्स्ड मनी ऑलरेडी लोडेड इनटू इट, ऑफ्टन कांट बी रिचार्ज अगेन। जरूरी नहीं है कि ना हो, बट होता भी है। ठीक है, मोस्टली यूज फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज। ऐसा नहीं होता कि आप हर जगह उसे यूज कर लो, जैसे कि मेट्रो कार्ड है तो आप सिर्फ वहां पे राइड्स के लिए, मेट्रो के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, दीज कार्ड्स आर नॉट यूनिवर्सल, आर फॉर स्पेसिफिक स्पेसिफिक यूज के लिए होते हैं। जैसे कि कभी कभी हमारे जो फेस्ट वगैरह होते हैं कॉलेज के अंदर, तो हमें एक फूड कूपन दिया जाता है, जो कि आपको फूड कूपन मिला है 200 रुपए का, आप इसे खर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे फूड कूपन होता है, वो सिलेक्टिव आपकी जो कार्ड्स होते हैं वहां पर चल रहा होता है। ठीक है, अब इसके साथ कैसे फ्रॉड रिस्क है, तो देखो, आपके फेक गिफ्ट कार्ड बनाए जा सकते हैं वेबसाइट पे और आप उसे यूज करते हो तो आपका जो पूरा डेटा है वो यूज स्टोल हो जाता है। स्टोलन कार्ड ऑन डार्क वेब, आपके जो कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेटली डार्क वेब पे सेल कर दी जाती है। स्कीमिंग, यहाँ पर क्या होता है, हैकर कुक डिवाइसेस ऑन स्वैपिंग कार्ड टू कॉपी कार्ड इन्फो सीक्रेटली। जहां पर भी आप स्वैप करते हो कार्ड, वहां पर हैकर जो है कुछ ऐसे डिवाइसेस का यूज करते हैं जहां पर आपका जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेटली भाई वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, चोरी कर लेते हैं मतलब। अब आता है हमारा मोबाइल एंड इंटरनेट पेमेंट्स। तो मोबाइल एंड इंटरनेट पेमेंट्स तो आपको पता होगा, यहाँ पर हमारे अलग अलग बहुत सारे वेज होते हैं जहाँ से आप मोबाइल और इंटरनेट से मतलब क्या करते हो, फिजिकल कैश के बिना मोबाइल या फिर इंटरनेट से क्या करते हो, आप पे करते हो पैसों को। ठीक है, या फिर आप जैसे कि यूपीआई से हो गया, नेट बैंकिंग से हो गया, कार्ड पेमेंट हो गई, पेमेंट गेटवेज हो गए, जहाँ से आप क्या करते हो, पे करते हो। ठीक है, फिजिकल पेमेंट की जगह आजकल सब लोग यही यूज करते हैं। अब इन मोबाइल और इंटरनेट पेमेंट्स के साथ कौन कौन से ऐसे साइबर फ्रॉड्स हो सकते हैं वो समझो। ठीक है, सिम स्वैपिंग हो सकती है, जहां पर क्या हो सकता है कि आपका जो सिम कार्ड है उसका क्रिमिनल जो है डुप्लीकेट सिम कार्ड बनवा ले और आपके नंबर पे क्या करे, ओटीपी मंगवा ले और आपका ओटीपी यूज कर ले। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है। फेक क्यूआर कोड्स की भाई क्या करते हैं कि दुकान पे जाके कोई हैकर क्या करता है, फेक क्यूआर कोड लगा देता है, अपना क्यूआर कोड लगा देता है, आप उस पे पैसे भेजते हो, वो शॉप पे नहीं जाते, वो हैकर के पास चले जाते हैं। ठीक है, फिशिंग मैसेजेस, जहां पर क्या होता है, यू कैन गेट फेक एसएमएस और ईमेल प्रिटेंडिंग टू बी अ फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, मतलब कि आप, ये तो बहुत होता है। ठीक है, आपको गलत गलत मेल आते हैं और आप वहां पर जैसे ही क्लिक करते हो आप फंस जाते हो उसके अंदर, ट्रैप के अंदर। ठीक है, ये तो अब सबको पता चल गया है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो सब लोग इससे अवेयर हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साइबर टेररिज्म, वॉरफेयर एंड वेपन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीन चीजें पढ़ेंगे, साइबर टेररिज्म क्या होता है, साइबर वॉरफेयर क्या होता है, साइबर वेपन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे और ये जो तीनों है ना, इनमें से किसी भी दो पर आपका 7 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि साइबर टेररिज्म क्या होता है, आतंकवाद क्या होता है, साइबर। ठीक है, तो देखो, साइबर टेररिज्म इज अ यूज ऑफ डिजिटल अटैक्स बाय टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप टू कॉज पैनिक, फियर, डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रप्शन ऑफ गवर्नमेंट और सोसाइटी। ठीक है, मतलब कि पूरी की पूरी जनता को पैनिक करने के लिए, डर का माहौल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं, टेररिस्ट इसे यूज कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे टेररिस्ट के ही कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि उसे यूज करते हैं। ठीक है, इनका एम ये होता है कि इंटीमेट पीपल और गवर्नमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल वायलेंस। ठीक है, मतलब कि जो पहले होता था वैसा ना करके एक तो क्या कर दिया जाए, बिल्कुल डरा दिया जाए सब लोगों को कि क्या मतलब कि एक सबके सिस्टम को हैक कर लिया और एकदम से मैसेज भेज दिया सब पे कि भाई यहाँ पर अटैक होने वाला है, यहाँ पर कुछ होने वाला है, सब लोग पैनिक में आ गए। ठीक है, तो ऐसा वो करने के लिए कोशिश, ऐसे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम साइबर टेररिज्म का एग्जांपल लें तो हैकिंग गवर्नमेंट सर्वर टू स्टील और रिलीज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आपका डेटा जो है लीक हो जाता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट का डेटा होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अटैक ऑन रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम टू डिस्टर्ब ट्रेन और कॉज एक्सीडेंट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पूरा का पूरा रेलवे का जो पूरा सिस्टम है उसे हैक कर लिया जाए, उसके अंदर जो सिग्नल्स हैं उनको अलग अलग शो कर दिया जाए, जिससे कि क्या हो, एक्सीडेंट भी हो सकता है आपके ट्रेन का। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्रेडिंग फॉल्स इमरजेंसी अलर्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, ये होता है हमारा
साइबर टेररिज्म। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, अब आप बहुत अच्छे से समझाकर आ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि हमारा साइबर वॉरफेयर। अब साइबर वॉरफेयर क्या होता है? देखो, साइबर वॉरफेयर एक ऐसा समझ सकते हो, एक प्लेस बना दिया जाता है साइबर स्पेस को, जहां पर आपस में जो नेशन ए और नेशन बी क्या करते हैं, अटैक करते हैं एक दूसरे की वेबसाइट पे, सिस्टम पे। ठीक है, साइबर वॉरफेयर इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेयर नेशन स्टेट्स यूजिंग डिजिटल अटैक्स। जैसे कि क्या हुआ था, जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था अभी, तो वहां पे पाकिस्तान क्या कर रहा था कि अभी भी व्हाट्सएप पे कुछ इमेजेस जो है अननोन भेज रहा था, अननोन नंबर से। और उस इमेज को जैसे ही आप डाउनलोड कर रहे थे ना, तो क्या हो रहा था कि आपकी जो सिस्टम है वो पूरा हैक हो जा रहा था। ठीक है, तो ऐसा क्या आप भी करना कि व्हाट्सएप के अंदर जो है ऑटोमेटिक जो डाउनलोड है उसे ऑफ करके रखना, कि इमेज आती है जैसे ही वो डाउनलोड होता है उसके अंदर कुछ कोड छुपा होता है, उसके अंदर क्रिप्टो का यूज किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी का, जिसके अंदर जो है आपका जो डेटा है उसे इमेज, जो आपके कोड्स हैं उसे इमेज के फॉर्म में अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्या होता है, जैसे ही आप उस इमेज को डाउनलोड करते हो तो मालवेयर जो है आपके सिस्टम में आ जाता है और आपका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्टरप्ट और डिस्ट्रॉय एनिमीज कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरे के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को हिला दिया जाता है। डैमेज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर ग्रिड्स को या फिर बैंकिंग सिस्टम को। सबटेज मिलिट्री सिस्टम, आपका जो पूरा का पूरा मिलिट्री सिस्टम है उसे बिगाड़ दिया जाएगा। ठीक है, उसको उसकी इंफॉर्मेशन को हैक कर लिया जाएगा। इन्फ्लुएंस और डिस्टेबलाइज इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स। ठीक है, मतलब बेसिकली बात है वही, सारा का सारा पूरे के पूरे नेशन को खराब करने की बात है। It's a new battlefield in international relations that happens quietly but with huge consequences। ठीक है, मतलब कि आज के टाइम पे ये नया बैटलफील्ड बन चुका है। पहले लोग जाते थे भाई ग्राउंड में, वहां पे लड़ाइयाँ होती थी या फिर बॉम्ब वगैरह, जो मतलब सब चीजें होती थी। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि ये जो साइबर वॉरफेयर है ये और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है उससे भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर साइबर वेपन्स। अब कौन कौन से ऐसे वेपन्स होते हैं जिनको यूज किया जा सकता है? तो देखो, सबसे पहले तो देखो कौन कौन से ऐसे वेपन्स हो सकते हैं। आपके पूरे के पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया जाए, या फिर आपके डेटा को लीक कर लिया जाए, स्टील चोरी कर लिया जाए, या फिर आपका जो डेटा है वो लॉक कर दिया जाए कुछ रैंसम के लिए। ठीक है, और डिस्ट्रॉय और मैनिपुलेट डिजिटल सिस्टम्स, ये सारे हमारे वेपन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साइबर वेपन्स के ना कुछ हमारे वेपन्स आर यूज बोथ इन साइबर टेररिज्म एंड साइबर वॉरफेयर। यही तो वेपन से यूज होते हैं जब साइबर वॉरफेयर या फिर साइबर टेररिज्म को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं साइबर वेपन्स के जिनको हम समझेंगे। सबसे पहले है WannaCry। ये हमारा एक रैंसमवेयर टाइप का मतलब वेपन है, जहाँ पर क्या किया गया था कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को, और उसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स के भी कंप्यूटर थे, जिनकी फाइल्स को क्या कर दिया गया था, इनक्रिप्ट कर दिया गया था, और कुछ पेमेंट की डिमांड की थी, बहुत सारे पेमेंट की डिमांड की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सुटेक्स नेट। यहाँ पर क्या था कि ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्या कर दिया गया था, मालवेयर से इन्फेक्ट कर दिया गया था और पूरे के पूरे को उसे डिस्टर्ब कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा पिगासस स्पेवेयर। ये हमारा स्पेवेयर टाइप का एक वेपन था, जहां पर क्या किया गया था, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट की जो मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से, उनको मॉनिटर किया जा रहा था कुछ यूज करके। ठीक है, यूज टू स्पे ऑन जर्नलिस्ट एक्टिविटीज एक्टिविस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से वेपन्स ऐसे यूज हो सकते हैं। ये तो कुछ एग्जांपल दे सकते हो आप वेपन्स का, और इन जनरल आप इन सब का जो मैंने ऊपर बताए हैं, उनका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉमन साइबर क्राइम्स। वैसे आपको अब तक पता चल गया होगा, पर हमारे सिलेबस के अंदर जो जो मेंशन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एटीएम फ्रॉड, कि आप एटीएम पे गए और आपका जो डेटा है वो लीक हो गया, या फिर आपके पैसे कटने चालू हो गए आपके अकाउंट से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये हैपन होता है व्हेन साइबर क्रिमिनल यूज इलीगल डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर टू स्टील मनी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एटीएम यूजर्स। तो यहाँ पर देखो कैसे कैसे ये हो सकता है। सबसे पहले स्किमिंग डिवाइसेस। यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा गैजेट सिक्रेटली क्या कर दिया जाता है, एटीएम मशीन टू रीड एंड कॉपी द डेटा फ्रॉम योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड मैग्नेटिक स्ट्रिप। मतलब कि जहां पर वो ऐसे आप स्वैप करते हो ना, वहां पर क्या लगा दिया जाता है, एक ऐसे डिवाइस लगा जाती है कि आपका जो पूरा कार्ड है उसका जो डेटा है वो कॉपी हो जाए उसके बाद, और वो चला जाए। ठीक है, हैकर उसे यूज करता है। फिर आता है हमारा हिडन कैमरास और फेक कीपैड्स का यूज किया जाता है, जैसे कि आपका जो पिन है उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दे स्टोल द कार्ड इन्फो एंड पिन, दे आर यूज टू क्लोन कार्ड और विड्रॉ मनी इलीगली। ठीक है, आपके पिन को और आपके कार्ड को चोरी किया जा सकता है, जिससे कि आपका जो है पैसे इलीगली विड्रॉ होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा एटीएम फ्रॉड कैसे होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रिकिंग। ठीक है, अब फ्रिकिंग क्या होता है, यहाँ पर फ्रिकिंग इज द फॉर्म ऑफ हैकिंग
फोकस्ड ऑन टेलीफोन नेटवर्क्स। यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा कि भाई जैसे कि एयरटेल की आपके पास सिम है और उसके पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर लिया जाएगा, नेटवर्क को क्या कर लिया जाएगा, हैक कर लिया जाएगा। और वो फ्री में कॉल लगाएगा बंदा, और फ्री में कितनी भी चाहे बात करेगा, ना तो उसके पैसे कटेंगे ना ही उसकी कॉल कटेगी, वो बात करता रहेगा फ्री में, ठीक है, अनलिमिटेड। So it involved manipulating phone system to manipulate free calls and gain unauthorized accesses. ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है? एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज इन टेलीकॉम नेटवर्क्स। ठीक है, पूरी की पूरी टेलीकॉम कंपनी को उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज हैं उन्हें क्या कर दिया जाए, एक्सप्लॉइट कर दिया जाए। ठीक है, उसके अंदर जो भी कमीज हैं, जो भी कमी है, जहां पर भी वो वल्नरेबल है, वहां पर क्या कर दिया जाए, अटैक कर दिया जाए। ठीक है, यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस और कोड्स टू ट्रिक द सिस्टम इनटू अलोइंग फ्री कॉल्स। जैसे कि एक ब्लू बॉक्स, हाँ ये रहा, ब्लू बॉक्स को यूज किया जाता है, जहां पर क्या होता है कि आपका जो पूरा का पूरा कोड्स है या फिर जो ट्रिक्स हैं यूज की जाती है सिस्टम को अलाउ करने के लिए, फ्री कॉल्स वो कर सके। ठीक है, गेनिंग कंट्रोल ओवर फोन लाइंस टू लिसन टू कॉल और मेक अनऑथोराइज कॉल। किसी की कॉल चल रही है उसके बीच में घुसना या फिर उसकी बातों को सुनना भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें फ्रिकिंग के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, जो कि मोबाइल टेलीकॉम के बीच अंदर होती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक बंदे ने क्या किया, एक डिवाइस का यूज किया, ब्लू बॉक्स का, हिस्टोरिकली बहुत पहले यूज होता था, टू मिमिक टेलीफोन टोन्स। टोन्स यहाँ पर यूज होती हैं जब भी टेलीकॉम कंपनी राउट करती हैं कॉल्स को, राउटिंग करती है तो यूज करती है टोन्स का और ट्रिक का द फोन सिस्टम इनटू गिविंग फ्री लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कॉजिंग लॉस टू द टेलीकॉम कंपनी। मतलब कि बहुत ज्यादा लॉस होता है टेलीकॉम कंपनी को, उसे फ्री में कॉल मिल जाती है, फ्री कॉल वो करता रहता है, ठीक है, ब्लू बॉक्स का यूज करके। ये होता है हमारा फ्रिकिंग। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेट गैम्बलिंग, जो कि आप सबको पता होगा इंटरनेट गैम्बलिंग क्या होती है। यहाँ पर क्या होता है, इलीगल ऑनलाइन गैम्बलिंग इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, जैसे कि बैटिंग मनी ऑन गेम्स, स्पोर्ट्स और कसिनोज थ्रू अनऑथोराइज वेबसाइट और एप्स। ठीक है, यहाँ पर ये कैसे होता है, इलीगल प्लेटफॉर्म ऑपरेट करते हैं आउटसाइड गवर्नमेंट रेगुलेशन। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट की अभी एक रेगुलेशन आई है, पहले तो थी भी नहीं। गवर्नमेंट को भी पता होता है, ठीक है, ये सब काम हो रहा है, बट वो पैसे के चक्कर में भाई बंद नहीं करते उन्हें। ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी एक रेगुलेशन निकाला था कि जितने भी ये बैटिंग एप्स हैं, जो भी कलर प्रिडिक्शन ऐप थी, यहाँ पर क्या होता था कि कहीं पर नंबर अलग आता था, कहीं पे नंबर अलग आता था, कहीं पर कलर दूसरा आता था, बस गवर्नमेंट ने निकाला कि भाई हर एक प्लेटफॉर्म पे जो कलर्स हैं वो सेम आने चाहिए। ठीक है, मतलब कि ऐसा ना हो कि आप कुछ उसके अंदर एल्गोरिथम अपनी तरफ से लगा रहे हो जिससे कि आपका फायदा हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो कलर्स हैं वो सेम आने चाहिए। ठीक है, तो ये भाई गवर्नमेंट इसे बंद भी तो करा सकती है, उसे चालू ही क्यों करना है। दे मे नॉट पे आउट विनिंग और मे स्कैम यूजर्स, कि आप भाई 10,000 रुपए जीते और आपके मतलब पैसे आपको मिले ही नहीं। ठीक है, ऑफ्टन लिंक टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कोई और क्रिमिनल एक्टिविटीज से भी उसका लिंक हो सकता है। जैसे कि आईपीएल मैचेस के दौरान सम टेलीग्राम जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैटिंग पूल्स को ऑर्गेनाइज कराते हैं, जहां पर जो लोग हैं वो बैट करते हैं और इलीगली आउटकम्स दीज आर नॉट रेगुलेटेड एंड कैन बी स्कैम। ठीक है, तो ऐसे कुछ इसमें रेगुलेशन वगैरह तो होती नहीं है, सब कुछ ऐसे चल रहा होता है आराम भरोसे। ठीक है, तो इसके अंदर स्कैम भी हो सकता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल कंपोनेंट फॉर यूनिट 1 साइबर क्राइम, जिसके अंदर दो थे, की लॉगर एंड ईमेल फ्रॉड। तो यहाँ पर क्या था कि भाई कॉलेज वालों को आपको करवाने थे कि की लॉगर का आपको यूज करके दिखाया जाए। मैं तो देखो अपने सिस्टम के अंदर लॉगिन वो यूज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो बट नॉट रिकमेंडेड, है ना। की लॉगर का जैसे कि कोई बंदा जानता हो तो यूज कर सकता है। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि रिवीलर की लॉगर और हमारा स्पाइक्स फ्री की लॉगर, इसमें डेमो वर्जन को आप इंस्टॉल कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपके सिस्टम को, आप इस सिस्टम के अंदर इसे इंस्टॉल कर लोगे, फिर आप जो भी आप प्रेस करोगे की वगैरह, वो आपकी रिकॉर्ड होती जाएंगी वहां पर। ठीक है, फिर आप जाकर वो इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यही करते हैं हैकर, क्या करते हैं, वो आपके सिस्टम के अंदर उसे इंस्टॉल कर देंगे और फिर उस रिकॉर्ड को, उस डेटा को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, की लॉगर इज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टूल that secretly record every key pressed on keyboard. It captured sensitive information like password, credit card number, chat messages और more without the user's knowledge। ठीक है, मतलब कि क्या कर दिया जाएगा, आपके जो सिस्टम के अंदर जो भी आप कीबोर्ड के अंदर की को प्रेस करोगे उसे कैप्चर किया जाएगा। ठीक है, और आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, ऐसी कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या हो सकती हैं, वो लीक हो सकती है। ठीक है, बिना आपकी इंफॉर्मेशन के। और ये काम कैसे करता है, सबसे पहले ये विक्टिम के एक डिवाइस के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, और वो ऑफ्टन विया मालवेयर और फिशिंग के द्वारा। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसे लिंक आया, आपने उस पर क्लिक किया और वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गया। रिकॉर्ड की स्ट्रोक इन द बैकग्राउंड, ठीक है, आप जो भी करते रहोगे उसे वो रिकॉर्ड करता रहेगा। सेंड द रिकॉर्डेड डेटा टू द अटैकर।
और जो भी आपने किया होगा वो एक टाइम के बाद, अटैकर के बाद अपने आप ही सेंड हो जाएगा, ठीक है। वाई इज इट डेंजरस? क्यों ये डेंजरस है? बिकॉज इट कैन स्टील प्राइवेट इन्फो साइलेंटली एंड सेंड इट टू द साइबर क्रिमिनल, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको दोनों पता चल गए होंगे, आप चाहो तो यूज कर लेना, ठीक है। वरना कोई मत जरूरत नहीं है, कौन सा आपको वहां पे करवाएंगे आपको, ठीक है, लिख कर आना है। नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल फ्रॉड्स। ईमेल फ्रॉड्स बहुत होते हैं आज के टाइम पे। यहाँ पर क्या होता है, फेक ईमेल्स को डिजाइन किया जाता है जिससे कि यूजर को ट्रिक किया जाए, और वो अपनी यूजर जो है पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पासवर्ड या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर मतलब इन सारी चीजों को शेयर कर दे, या फिर कोई मेलिशियस लिंक पर क्लिक कर दे, ठीक है। इन सब के लिए क्या किया जाता है, एक ईमेल को डिजाइन किया जाता है जिससे कि वो काफी प्रोफेशनल लगे, और उस पर बंदा क्लिक कर दे और वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को खो बैठे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है मेल का। आप देख सकते हो ये मेल जो है फेक किसी ने जनरेट करी है और उसने भेजी है। जैसे कि हम मेल को अगर हम अच्छे से देखें, तो यहाँ पर उसने मेल आया है फ्रॉम paytm@gmail.com, ठीक है। तो ये मेल जीमेल डॉट ऐसा होना चाहिए था कि कोई भी यहाँ पे बंदे का नाम होता, देन @paytm.com होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेल पहले ही आपको पता चल जाना चाहिए फेक है, ठीक है। वेरीफाई और पेटीएम अकाउंट नाउ, आपके अकाउंट को वेरीफाई करने की बात हो रही है यहाँ पर। Dear customer, we detected suspicious activities on your payment account, Paytm account. Please verify your detail immediately by clicking the link below. तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, और आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, आप भाई अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो खो बैठोगे। फेलियर टू डू विल रिजल्ट इन अकाउंट सस्पेंशन। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ऐसे दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये भी अच्छा था, लास्ट में ये भी दे दिया है कि भाई थैंक यू पेटीएम की तरफ से, ठीक है। तो ये क्या है, एक पूरा का पूरा फ्रॉड है, मतलब कि एक आपको ईमेल फ्रॉड भेजा गया है, ठीक है। तो इसे आपने चेक कर लिया। तो इसे आप कैसे चेक करते हो, क्या क्या चीजें आपको चेक करनी होती है वो देख लो, ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करना है डोमेन मिसमैच। ईमेल एड्रेस डज नॉट मैच ऑफिशियल कंपनी डोमेन। जैसे कि paytm@gmail.com जो है ऑफिशियल पेटीएम डोमेन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा आएगा paytm.com, ठीक है। स्पेलिंग या फिर ग्रामर आप चेक कर सकते हो। फिशिंग मेल ऑफन हैव मिस्टेक्स, वो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं इसके अंदर, ठीक है। वेरीफाई योर डिटेल इमीडिएटली बाय क्लिकिंग द लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ग्रामर जो है गलत है, वैसे मुझे नहीं पता भाई, ग्रामर का इतने नॉलेज नहीं है। यहाँ पर ग्रामर जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। यहाँ पर और फिर आता है हमारा सस्पिशियस लिंक्स, ठीक है। सस्पिशियस लिंक, लिंक दैट डज नॉट मैच द कंपनी यूआरएल। यहाँ पर यहाँ पर ये यूआरएल देखोगे तो वो कंपनी यूआरएल को मैच नहीं कर रहा, verification.com, ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो ये भी फेक है, ठीक है, ये पेटीएम की ऑफिशियल वेबसाइट का नहीं है। तो आप इन चीजों को चेक करके पता लगा सकते हो कि कौन सा जो मेल है वो फ्रॉड है और कौन सा जो मेल है वो अच्छा है, ठीक है। तो देखो मैं तो क्या करता हूँ, कभी भी मेरे पे मेल आता है मैं उसे चैट जीपीटी पे डाल देता हूँ या फिर किसी ऐसी एआई पे डाल देता हूँ, वो चेक करके मुझे बता देता है कि ये मेल कैसा है, ठीक है। जब भी उस पे आगे फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है, ठीक है। तो वैसे आपके पास अभी तो सब है ना, वैसे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने यूनिट को बहुत अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। की लॉगर और ये जो है ना, ये इन्हें प्रैक्टिकली यूज करके दिखाना था, बट मैं अभी तो नहीं दिखा सकता, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, वैसे मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आप देखोगे 2 नंबर वाले हैं, और ये सारे आपको अब तक पता चल गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, ये 7 नंबर वाले हैं जो भी आपको अब तक पता चल गए होंगे। तो ये हमारी जो यूनिट 1 है यहाँ पर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी वो भी बता दे सकते हो, ठीक है। और अपने जो भाई विचार होते हैं वो तो बता ही सकते हो। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार आप लास्ट तक वीडियो को देखते हो, ठीक है। और मल्टी आइटम्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो यार, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ठीक है। फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपडेटेड रहना है, ठीक है। हम वहाँ पे बता देते हैं कि कौन सी वीडियो कब आने वाली है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, हमारा यूजर नेम मिलेगा @multi.atoms, ठीक है। यहाँ पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो कैसी लगी बता देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।